हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पीड अप एजुकेशन में। मैं हूं अभिषेक गौतम और आज हम बात करेंगे मुगलों के बारे में। दिल्ली सल्तनत के बाद हम लोग दिल्ली सल्तनत के बाद घूम के चले आए, पूरा साउथ देख के चले आए। साउथ देख लिया हम लोगों ने और नॉर्थ के भी। उस टाइम पर जो स्वतंत्र राज्य थे, जो एक मेन स्ट्रीम के जितने राज्य रहे, मतलब दिल्ली पर शासन करने वाले, उनके अलावा जो राज्य रहे उनके बारे में हमने देख लिया। और अब सब कुछ कंप्लीट करने के बाद उसमें ऐसा मैं नहीं कह सकता कि पूरा कंप्लीट हो चुका है। देखिए, हिस्ट्री और जियोग्राफी हो या फिर कोई भी जनरल नॉलेज की जो चीज़ पढ़ते हैं आप, उसका लिमिट नहीं होता है कोई। अगर आप मतलब एक तरीके से बिल्कुल डीप में चले जाएंगे तो कोई लिमिट्स नहीं है, फिर आप कितना भी पढ़ सकते हैं। एक हद तक मैंने कोशिश की जहाँ तक आपके लिए एक सुटेबल रहेगा किसी भी कंपटीशन के एग्जाम के लिए। स्पेशली जो मतलब एक तरीके से एसएससी सीजीएल की अगर छोड़ दीजिए आप, तो सीजीएल के अलावा बाकी जितने भी एग्जाम होते हैं आपके से बी क्लास और सी क्लास के लिए या फोर्थ क्लास के लिए, उन सब में आपका इतना इतना काफ़ी है जहाँ तक मैंने पढ़ाया है अभी तक। सीजीएल में थोड़ा सा क्वेश्चन और डीप में पूछ ले जाते हैं, तो उसकी उम्मीद की जाती है कि उसमें आपको अगर पढ़ना है थोड़ा सा और डीप पढ़ना होगा। ठीक है, हम बात करने जा रहे हैं अब मुगल साम्राज्य के बारे में, जो दिल्ली सल्तनत के जस्ट बाद कंटिन्यू होता है। ठीक है, तो इससे पहले जब हम दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे थे उस टाइम पे अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि लास्ट साम्राज्य जो दिल्ली सल्तनत का था वो था लोधी डायनेस्टी। ठीक है, लोधी डायनेस्टी का जो लास्ट एम्परर था इब्राहिम लोधी, उसकी डेथ हुई किसमें? उस अकेले बंदे की डेथ हुई पूरी दिल्ली सल्तनत में युद्ध में, और वो हुआ 1526 में। 1526 में पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ, पानीपत का पहले युद्ध में उसकी डेथ हुई बाबर के सामने लड़ते हुए। और बाबर कौन था? बाबर एक मुगल था और बाबर ने इंडिया के अंदर जो है वो मुगल साम्राज्य की स्थापना की। इंडिया के अंदर मुगलों में सबसे पहला राजा जो आया वो था बाबर। ठीक है, अब हम बात करेंगे मुगलों के बारे में। तो सबसे पहले हम मुगलों के बारे में स्टार्ट करने से पहले आपको उनकी जो एक तरीके से जो जिनसे वो पैदा हुए उनके बारे में बात करते हैं। तो मुगलों के बारे में कहा जाता है कि ये जो है तुर्किस और मंगोल दोनों लोगों की एक तरीके से मिक्स प्रजाति थी कह सकते हो आप, क्योंकि इनकी जो माँ थी वो क्या कहते हैं मंगोल से थी और जो इनके पिताजी थे वो जो है तुर्किस थे। और दोनों के दोनों जो बहुत एक तरीके से महान कह लीजिए या फिर हिस्ट्री में बहुत बड़ा इम्पैक्ट रखने वाले जो दो नाम हैं, एक नाम है चंगेज खां और दूसरा आपने नाम सुना होगा तैमूर का, जो मैंने ही पढ़ाया है, तैमूर, जिसको दो तरीके से लिखा जाता है, तैमूर या तिमूर, इन दो तरीके से लिखा जाता है। ये था एक तुर्किस, मतलब ये तुर्क का था, और ये जो था ये एक मंगोल था। इसके बारे में तो खैर हिस्ट्री में लगभग सबको पता ही होगा कि मंगोल जो राजा चंगेज खान रहा, इसको एक तरीके से बोला जाता था कि इसको ईश्वर की कुछ शक्तियां प्रदान थी, इतना खतरनाक था और बहुत क्रूर शासक था। चंगेज खान इतना ज़्यादा क्रूर शासक था कि हिस्ट्री में इसको सबसे क्रूर शासक में से एक माना जाता है और हिस्ट्री का सबसे क्रूर शासक भी माना जाता है। यूरोप के लोग जहाँ ये पहुँचा भी नहीं था, यूरोप को जहाँ तक अच्छे से पहुँचा नहीं था, मतलब पूरा यूरोप इसने कब्जे में कभी किया भी नहीं, लेकिन यूरोप के लोग अगर सबसे ज़्यादा किसी से डरे थे तो वो चंगेज खान था। चंगेज खान ने एंशियंट टाइम में पूरे यूरोप को लगभग डरा रखा था। इसकी जो लड़ने की टेक्निक थी वो कुछ अलग थी। इनकी ट्रिक्स जो जिस तरीके से लड़ते थे वो नॉर्मल वॉरियर्स से हटके थी। जो हथियार ये लोग यूज करते थे वो एक नॉर्मल वॉरियर से हटके थे। अगर आप चंगेज खान सर्च करेंगे तो आपको गूगल पे बहुत अलग अलग टाइप की, बहुत खतरनाक टाइप की, वॉरियर टाइप की फ़ोटोज़ मिलेंगी। चाइना में बहुत सारी जो मूवीज़ बनती हैं, उनके जो वॉरियर्स के लुक होते हैं वो कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड होते हैं चंगेज खां से। ठीक है, तो चंगेज खां का इतना बड़ा इम्पैक्ट है हिस्ट्री के ऊपर। इस वाले चंगेज खां के वंशज थी इनकी माँ, वो 14वां वंश था इनका, मतलब 14वें वंश में चंगेज खां के बाद 14वें वंश से इनकी माँ थी बाबर की, और इसका जो बाप था वो था तैमूर के वंशज इसके पिताजी लोग थे। ठीक है, तो वैसे मुगलों को मंगोलों से जोड़ा जाना या मुगलों को खुद मुगल कहलाना भी पसंद नहीं था। ठीक है, ये खुद को मुगल कहलाना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, ये खुद को तैमूर से जोड़ते थे और उसको तैमूर के साथ इनका जोड़कर इनको बोला जाता था, तैमूरिया भी बोला जाता था। ठीक है, इनको तैमूरिया भी बोला जाता था। तो ये तैमूरिया बोलने में खुद को ज़्यादा गर्व महसूस करते थे, ना कि मुगल। ठीक, मुगल एक इनको नाम मिला जो मिक्स टाइप का नाम था और बाद में इनको मुगल ही बोला गया। हिस्ट्री में हर जगह आपको मुगल ही लिखा मिलेगा। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे फर्स्ट पॉइंट कि आफ्टर दिल्ली सल्तनत मुगल्स टुक कंट्रोल होना चाहिए यहाँ पर, टुक कंट्रोल ओवर दिल्ली एंड ऑलमोस्ट कंप्लीट इंडिया। सिर्फ दिल्ली पर ही इन्होंने कब्जा नहीं किया, दिल्ली पर कब्जा करने के साथ साथ जितने भी इंडिया में और स्वतंत्र राज्य थे उस टाइम पर लगभग धीरे धीरे करके एक एक को इन लोगों ने जीतना शुरू कर दिया और बहुत ही जल्द जो है पूरा जो इंडिया था, ऑलमोस्ट पूरा इंडिया वो इनके कब्जे में आ गया। ठीक है,
यहाँ पर जैसे कुछ गलतियाँ होती हैं लिखते समय, क्योंकि स्पीकिंग में कुछ गलतियाँ होती हैं, कुछ बोलते समय जैसे टू लिखा गया, टुक लिखा गया, या कुछ भी प्रिंटिंग मिस्टेक होती है, तो अगर आप वीडियो नहीं देखेंगे तो ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी। जो लोग पीडीएफ की मांग किया करते हैं तो पीडीएफ से आप चीज़ें उतनी नहीं जान पाएंगे जितना मैं बोलता हूँ। 25% कंटेंट आपको लिखा मिलता है, 75% कंटेंट जो है वो मैं जब लेक्चर शूट करता हूँ उसके दौरान आपको सुनने को मिलता है, तो अगर आप सुनेंगे तो शायद ज़्यादा फायदा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तुर्किश और मंगोलिया, मैंने कहानी पूरी आपको एक्सप्लेन कर दी। मंगोल्स वर ऑल्सो कॉल्ड तैमूरिया, ये मैंने भी आपको बताया कि तैमूर वंश से लोग बिलोंग करते थे, इस वजह से जो है इनको तैमूरिया भी कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मुगल एम्पर एस्टेब्लिश्ड बाय जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ये सिर्फ और सिर्फ इसका पूरा नाम है जिसको हम बाबर बोलते हैं, ये बाबर का पूरा नाम है। नाम याद कर लीजिए अगर आप याद कर सकते हैं तो, क्योंकि इन सब के जो भी राजा रहे हैं मुगल साम्राज्य में, इन सब के कुछ ना कुछ दूसरे नाम रहे हैं, फुल नाम कुछ और रहा है इनका। और जब ये शासक बने हैं या हिस्ट्री में जैसे हम लोग पढ़ते हैं बाबर, अकबर, जहांगीर, तो ये नाम आपको कुछ और होंगे, या फिर सिर्फ और सिर्फ लास्ट का जो नाम होता है वो नाम होगा। और आगे जैसे अकबर का बहुत बड़ा नाम है जलालुद्दीन करके, तो वैसे हम सिर्फ अकबर जानते हैं, ऐसे ही हम सिर्फ बाबर जानते हैं, हुमायूं जानते हैं, तो सबके कोई ना कोई नाम है। मैं सबके नाम नहीं बताऊंगा, सिर्फ और सिर्फ बाबर का और अकबर का, सिर्फ इन दो लोगों के फुल नेम्स मैं बताऊंगा, जो अगर आप याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड क्या है हमारी, मुगल एम्पायर वॉज डिवाइडेड इन 2 पार्ट। मुगल एम्पायर जो पूरा मुगल साम्राज्य रहा वो 2 भागों में डिवाइडेड रहा। पहला जिनको बोला जाता है ग्रेट मुगल्स और दूसरा बोला जाता है लेटर मुगल्स। ग्रेट मुगल्स बोले जाने के पीछे का जो रीज़न है वो है इनकी पावर, इनका एडमिनिस्ट्रेशन और इनका जो है किंगडम। क्योंकि जो शुरुआत के मुगल रहे, शुरुआत के बाबर से स्टार्ट करके औरंगजेब तक, शुरुआत के जो 6 मुगल्स रहे, इनकी पावर भी अच्छी खासी थी, इनकी पावर थी, इनकी चलती थी, एक तरीके से कह सकते हो, नॉर्मल लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो इनकी चलती थी। उसके बाद दिल्ली से, यहाँ से ही अकबर के टाइम से ही जो है ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आ चुकी थी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी अकबर यहाँ पर आ चुकी थी, 1600 के टाइम पर आ गई थी। और वहाँ तक पहुँचते पहुँचते, औरंगजेब के टाइम तक पहुँचते पहुँचते ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रभुत्व था, मतलब एक तरीके से जो उसका इम्पैक्ट था, पावर थी, वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि फिर जो मुगल शासक थे उनकी कोई वैल्यू खास बची नहीं थी। और लास्ट यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, ये 17वें थे, बहादुर शाह जफर। आप इनका नाम बिल्कुल नहीं भूल सकते क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के हिसाब से। 1857 का जो रिवोल्ट हुआ, जो क्रांति हुई, उसमें इनको उसका सेना मतलब नायक बनाया गया था, उनका हेड बनाया गया था। और फेल होने का एक रीज़न भी यही है क्योंकि बहादुर शाह जफर उस टाइम पर 82 साल के थे। ठीक है, 82 साल के बहादुर शाह जफर को हेड बना दिया गया था। और किसी भी रिवोल्ट का, किसी भी काम का अगर हेड जो कर रहा है, जो स्पेयर हेडिंग कर रहा है, वो अगर गड़बड़ है तो फिर आप उसमें सक्सेस पाने के कोई चांस आपको नहीं दिखते हैं। कहीं भी ये बात इंप्लीमेंट होती है, पॉलिटिक्स से लेके आपके घर में और हर जगह पर। अगर आपके घर में भी कोई ऐसा नहीं है कि जो डिसीजन ले सके, फाइनल डिसीजन लेने वाला एक स्ट्रांग बंदा हो, जिसमें डिसीजन मेकिंग पावर हो, जिसमें सबको एक साथ लेके चलने की स्किल हो, तो वो चीज़ मुगलों में जो एक तरीके से बोल सकते हो औरंगजेब के बाद लगभग खत्म थी। वैसे तो औरंगजेब भी काफ़ी क्रूर शासक रहा, लेकिन कुछ भी होने के साथ साथ उसमें पावर तो थी, उसने वो पावरफुल था, उसने जो अपने भाई थे उन्हीं को मार के सत्ता हासिल की, कुछ भी किया, लेकिन कुल मिला के जो है अपनी पावर को कम नहीं होने दिया था, पावरफुल राजा था। ठीक है, तो इस हिसाब से जो आपके शुरुआत के 6 हैं इनको बोला जाता है ग्रेट मुगल्स, या इनको बोल सकते हो आप अर्ली मुगल्स, और बाद वाले को बोल सकते हो आप लेटर मुगल्स। तो ये पहले वाले हैं और ये बाद वाले हैं। इसके बाद जो औरंगजेब के बाद आएंगे वो कंटिन्यू उनको लेटर मुगल्स बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम बात करेंगे सबसे पहले अब बाबर की, और हम सिर्फ पढ़ेंगे शुरुआत के जो ग्रेट मुगल्स जिनको रखा गया उनको ही पढ़ेंगे, शुरुआत के 6 हैं उनको ही पढ़ेंगे डीप में। बाकी जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो बैटल्स होंगी बीच वाली सिर्फ वो पढ़ लेंगे, और उसके अलावा किसी को स्पेसिफिकली नहीं पढ़ेंगे। स्पेसिफिकली जो है वो सिर्फ 6 पढ़े जाएंगे शुरुआत के, बाबर से स्टार्ट करके औरंगजेब तक। तो सबसे पहले बात करते हैं बाबर की। बाबर कौन था? फाउंडर था, इस डायनेस्टी का फाउंडर था, मुगल डायनेस्टी का इन इंडिया। और भारत में इसने जो है फाउंडेशन किसके साथ की थी? पानीपत के युद्ध के साथ। बार बार बता रहा हूँ 1526, ये मत भूलिएगा। ये डेट तो खैर आपको कभी भूलनी ही नहीं चाहिए, मैं भी नहीं भूला था, 10th में पढ़ा था, उसके बाद से कभी भी ये सन नहीं भूला हूँ। पानीपत का फर्स्ट युद्ध जो हुआ वो कभी मैं नहीं भूला हूँ, ना शायद आपको भूलना चाहिए, क्योंकि ये सब ऐसे युद्ध हैं जो बहुत इम्पैक्टफुल हैं। ये हुआ और 1192 का जो बैटल ऑफ तराइन हुआ, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने पूरी हिस्ट्री मॉडिफाई कर दी। आप जो फिलहाल हैं
वो कहाँ से कैसे आए हैं, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ही ऑल्सो फॉट 3 more battles आफ्टर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। पहली जो बैटल हुई पानीपत की, उसके बाद इसने 3 और लड़ाइयाँ लड़ी, लगातार लड़ाइयाँ लड़ता रहा। इसकी जो खासियत थी वो ये था कि ये तोपें लेके आया था। ठीक है, तोपें और बारूद जो है पहली बार इसके टाइम पर यूज हुआ। इसने सबसे पहली बार इंडिया में तोपें और बारूदें यूज की, और इन तोपों और बारूदों का जवाब किसी भी भारतीय राजा के पास उस टाइम पर बिल्कुल था ही नहीं, उनके कोई मुकाबले खड़े नहीं हो पा रहा था। तो सबसे पहले उसने 1526 में जो है बैटल ऑफ पानीपत जीतने के बाद 1527 में क्या जीता, बैटल ऑफ खानवा हुई, जहां इसने हराया किसको, राणा सांगा को। ठीक है, राणा सांगा। अगर आप यूपी बोर्ड से पढ़े हैं या फिर क्या कहते हैं, मैंने खैर यूपी बोर्ड की किताबों में देखी हुई है वो इमेज, जिसमें एक इमेज बनी हुई थी जिसमें ये क्या कहता है, अपने सेना के लोगों को जो मदिरापान है, ठीक है, वहाँ पर लिखा हुआ है मदिरापान करते हुए रोकना। तो जो मतलब एक तरीके से शराब पीने से वो रोक रहा होता है, क्योंकि ये अपनी सेना में सबको शराब पीने से मना कर देता है और पूरी तरीके से स्ट्रिक्ट कर देता है सब पूरे जितने भी सैनिक होते हैं उनको, कि हमको ये जंग जीतनी ही है। क्योंकि राणा सांगा ने काफ़ी स्ट्रांग अपोनेंट था राणा सांगा इसका, और इसने काफ़ी हद तक इसको एक तरीके से हरा ही दिया था, लेकिन तोपों और गोलों के दम पर जो है इससे युद्ध जो है वो जीत चुका था। मेरे पास अभी वो 10th की क्लास की बुक नहीं थी, वरना मैं आपको वो इमेज जरूर दिखाता। कुछ इमेजेस होती हैं जो आपके दिमाग में बन जाती हैं, वो कभी भूलती नहीं है, उन इमेजेस में से एक थी वो। और ये राणा सांगा का नाम आपको याद रखना पड़ेगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपसे इसमें ये भी पूछ ले कि खानवा के युद्ध में उसने किसको हराया था। इसके बाद तो फिर वो लगातार हराता गया लोगों को। चंदेरी का युद्ध हुआ, जहाँ पर उसने जो है, उनका नाम क्या था एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है मुझे, मेदनी राय करके था, मेदनी राय। ठीक है, मेदनी राय को हराया यहाँ पर उसने चंदेरी में। और उसके बाद घाघरा अगले साल, जस्ट अगले साल उसने घाघरा पर मतलब वो क्या कहते हैं युद्ध की घोषणा कर दी और वहाँ पर भी जीत गया। लगातार 3 बैटल इसने लगातार जीती थी। ये घाघरा के बारे में आप जानते होंगे, एक नदी भी है घाघरा जो आती है बिहार के पास, पटना के पास आके मिलती है, और ये युद्ध भी बिहार में ही हुआ था। और इसमें कौन हुआ था, इसमें हारे थे अफगान। इसमें फिर से एक बार अफगान हारे थे, और एक तरीके से अफगानों का जो काम था पूरी तरीके से पूरे इंडिया से इसने साफ कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। कैनन मतलब तोपें और गन पाउडर वर यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय बाबर इन इंडिया। भारत में पहली बार जो है तोपों और इनका गन पाउडर है, मतलब तोपें और बारूदों का यूज जो है सबसे पहले जो किसने किया, वो बाबर ने ही किया था। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। गज ए बाबरी फॉर रोड मेजरिंग। इसने एक नई यूनिट दी, जैसे कि मैंने आपको बताया था गज ए सिकंदरी, याद हो अगर आपको, तो मैंने एक यूनिट बताई थी गज ए सिकंदरी। जब मैंने आपको लोधी डायनेस्टी पढ़ाई थी, तो लोधी डायनेस्टी का सबसे महान शासक जो सिकंदर था, जिसने आगरा बनाया था, जिसने आगरा को स्टेबल किया था, उसने गज ए सिकंदरी एक यूनिट दी थी, जिसमें क्या करता था, वो खेतों को नापे जाने की एक इकाई थी। ये एक यूनिट थी जिससे मतलब आपके फील्ड्स नापे जाते थे, ठीक है, खेत नापे जाते थे, क्योंकि उसने खेती से रिलेटेड काफ़ी कुछ काम किया था। और इसने दिया गज ए बाबरी, जो कि रोड नापने के लिए थी। ये रोड नापने के लिए था, दोनों की दोनों ही एक यूनिट ही थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ही रोट हिज ऑटोबायोग्राफी। इसने अपनी आत्मकथा खुद लिखी, जिसको हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, आत्मकथा, जिसका नाम क्या था, बाबरनामा, जो आगे चल के अकबर ने फारसी में कन्वर्ट करवाई थी। और वो सब चीज़ें खैर काफ़ी डीप में है। बाबर के बारे में और भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो मैं आपको बता दूं, इसको कलंदर भी कहा जाता था। ठीक है, हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, लेकिन खैर कम ही चांस है। इसको कलंदर बोला जाता था, क्योंकि इसने क्या किया था, जब ये आगरा पर इसने जीता, और आगरा जीतने के बाद जब इसने कोहिनूर हीरा जो था वो हुमायूं को गिफ्ट कर दिया था। कोहिनूर इसने जीतने के बाद हुमायूं को गिफ्ट कर दिया था, सॉरी हुमायूं को इसने गिफ्ट किया कोहिनूर का हीरा, आगरा और ये जो नॉर्थ का सेंट्रल का एरिया है इसको जीतने के बाद। कलंदर इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसने एक घोषणा की थी कि जितने भी यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो काबुल के रहने वाले हैं, काबुल जो फिलहाल अफगानिस्तान में है, आपको सभी लोग जानते होंगे, वहाँ के बहुत सारे खिलाड़ी हमारे आईपीएल में खेल रहे हैं। अगर आप आज के टाइम आईपीएल देख रहे हैं थोड़ा बहुत, और जो सनराइजर्स हैदराबाद है वहाँ पर 2 खिलाड़ी हैं, मोहम्मद नबी और उसके अलावा जो लेग स्पिनर है राशिद खान, दोनों के दोनों उधर के ही, अफगान के ही हैं, काबुल के। और आपने बहुत बार कमेंट्री में नाम भी सुना होगा कि काबुल के बंदे ने ऐसा कुछ कर दिया। तो उसने घोषणा की थी कि काबुल के जितने भी लोग इंडिया में रह रहे हैं उस टाइम पर, सबको एक एक जो है चांदी का सिक्का दिया जाएगा। ठीक है, एक एक चांदी का सिक्का दिया जाएगा, इसीलिए इसको जो है कलंदर का नाम दिया गया था। इन लोगों ने प्यार से इसका नाम कलंदर दे दिया था।
और इसके अलावा काफ़ी कुछ है बाबर के बारे में, इतना काफ़ी है आपके जानने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं अब हुमायूं की। बाबर के 4 बेटे थे, बाबर के उत्तराधिकारियों में 4 बेटे थे। चारों बेटे में क्या, चारों बेटों में इसने अपनी जीते जी ही पूरी सल्तनत को उसकी इच्छा के अनुसार ही बांट दिया गया था, ठीक है। जिसमें दिल्ली इसके हाथ में आया था, हुमायूं के हाथ में, दिल्ली हाथ में आया हुमायूं के, बाकी जो दूसरे बेटे थे उन सबके हाथ में अलग अलग प्रांत गए। उतना डीप में मैं आपको बताने वाला नहीं हूँ, शायद वो बोरिंग हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है, बाबर हैड 4 सन्स, ठीक है। ऑल ऑफ देम आर गिवन डिफरेंट प्रोविंसेस टू रूल एंड ही गॉट, यहाँ पर ही होगा, ही गॉट दिल्ली। और हुमायूं ने जो है दिल्ली को, हुमायूं जो है दिल्ली को मतलब दिल्ली जो है हुमायूं को मिल गई। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हिज कॉरोनेशन टुक प्लेस इन आगरा। इसका जो राज्याभिषेक हुआ वो हुआ आगरा के अंदर, ठीक है। राज्याभिषेक जो है इसका वो हुआ आगरा के अंदर। और कब हुआ? 1530 में, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है। 1530 से लेके 1540 तक शासन किया है, फिर 1555 से लेके 1556 तक। ये बीच में ब्रेक क्यों हुआ है वो अभी आपको आगे आने वाले पॉइंट्स में मालूम चल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट बैटल्स जो हुमायूं ने लड़ी। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बैटल, इससे पहले भी काफ़ी चीज़ें इसने काफ़ी इन्वेजन्स किए थे, कुछ विद्रोह हुए जिनको दबाने गया, कुछ में हारा कुछ में जीता। जब बाबर था मतलब बाबर रहा, जब तक बाबर मतलब मेन जो था किंग वो बाबर था, और ये छोटे मोटे जो विद्रोह था उनको दबाने जाता था, तब हारा भी शुरुआत में। उसके बाद ये खैर जीतने वाली जो इसकी बैटल्स हैं वो बाद में ही आती हैं। अधिकतर इसकी हुमायूं से रिलेटेड जो बैटल आपको याद रखनी होंगी, हुमायूं से रिलेटेड जितनी बैटल याद रखनी होंगी आपको, वो सभी वही हैं जिसमें ये हारा है, ठीक है, जिसमें हार गया है। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है बैटल ऑफ चौसा। बैटल ऑफ चौसा जो है वो हुई कब? वो हुई आपकी 1539 में। 1539 के मिडल में हुई थी, शायद फरवरी मार्च के आसपास है, एग्जैक्टली आप उतना याद भी ना रखें तो भी सही है। हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में ये बैटल हुई, जिसमें इसको हार मिली, जिसमें इसको डिफीट मिली। हुमायूं हार गया और जो है वो जीत गया, शेर शाह सूरी जीत गया। इसके बाद सेकेंड बैटल फिर से होती है, बैटल ऑफ कन्नौज या बैटल ऑफ बिलग्राम भी इसको बोला जाता है। वैसे तो बैटल ऑफ जो चौसा हुई थी, बैटल ऑफ चौसा थी, चौसा वाले युद्ध में ही जो है हुमायूं है वो शायद मारा गया होता, लेकिन इसने क्या किया था, ये किसी तरीके से एक तरीके से भागा ये वहाँ से, और किसी की सहायता से इसने गंगा नदी पार की। गंगा नदी थी जिसके आसपास युद्ध हो रहा था, गंगा नदी इसने पार कर ली और इसके बाद इसने अपनी जान बचा ली। नेक्स्ट जो हुआ फिर वो कन्नौज में हुआ, कन्नौज बिलग्राम, जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ कन्नौज या बैटल ऑफ बिलग्राम। वहाँ पर हुमायूं और शेरशाह की फिर से लड़ाई हुई, फिर से शेरशाह सूरी जीत गया। और इस बार जो था, इस बार इसको आगरा, दिल्ली सब छोड़ना पड़ गया और इसको पूरी तरीके से इंडिया ही छोड़ना पड़ गया था। आफ्टर द बैटल ऑफ कन्नौज हुमायूं हैड टू लीव इंडिया एंड टुक शेल्टर इन सिंध। सिंध प्रोविंस जो है वो आपको मैंने बार बार बताया है, सिंध कहाँ पर था, मैप में एक बार फिर से देख लीजिए, ये खुद से बनाकर मैप रखा हुआ हूँ पेस्ट करके। सिंध का जो एरिया है ये एरिया हुआ करता था सिंध का, ठीक है। अभी भी सिंध का एरिया यही है, पाकिस्तान में लगने वाला जो सिंध है वो ये एरिया है। और ये यहाँ से दिल्ली से, आगरा से, कन्नौज से, हर जगह से कंट्रोल इसका छूट चुका था, फिर ये यहाँ भाग के चला गया था। और इसी टाइम पर जो ये स्ट्रगल टाइम चल रहा था, इसी टाइम पर जो है अकबर की भी मतलब एक तरीके से अकबर की बर्थ हुई थी, अकबर ने जन्म लिया था इसी टाइम पर। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इन दीज बैड सिचुएशंस अकबर बॉर्न एट अमरकोट पैलेस, गलत लिखा हुआ है पैलेस, तो अमरकोट पैलेस में जो है इसका अकबर का जन्म हुआ। कहाँ पर? राणा वीरसाल, राणा वीरसाल थे जिनका पैलेस था, जिनका महल था, जिनके यहाँ पर अकबर का जन्म हुआ था। ये पॉइंट अगर आप याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं, वैसे शायद पूछा नहीं जाएगा आपसे, ठीक है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि पूछा जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 1545 में क्या हुआ। 1545 में जब शेरशाह सूरी की डेथ हो गई, शेरशाह सूरी ने एक नए वंश की स्थापना की थी जो कि अफगान था, सेकंड अफगान वंश था, अभी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और वो वाली जो शेरशाह सूरी से रिलेटेड जो पॉइंट है उसको मैं अलग से भी अपलोड करूँगा। तो 1545 में जब इसकी शेरशाह सूरी की डेथ हो गई, फिर क्या हुआ, हुमायूं फिर से अपना एक ऑपरेशन स्टार्ट करता है, क्या, वापस दिल्ली पाने का, ठीक है। आफ्टर द डेथ ऑफ शेरशाह सूरी हुमायूं स्टार्टेड हिज ऑपरेशन टू टेक हिज थ्रोन बैक एंड टुक कंट्रोल अगेन इन 1555। 1555 में ये जो है अपना कंट्रोल वापस पा लेता है। जैसे ही ये एक्सपायर होता है उसके बाद से धीरे धीरे इनका आक्रमण शुरू हो जाता है। पहले पंजाब पे अपना कब्जा करता है, फिर पंजाब से धीरे धीरे बढ़ते हुए दिल्ली तक आ जाता है, ठीक है। अब उतना डीप में आप पढ़ेंगे शायद आपके लिए थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। ही डाइड इन 1556 आफ्टर स्लिपिंग फ्रॉम लाइब्रेरी कॉल्ड शेर मंडल।
शेर मंडल जो लाइब्रेरी, अब जिसके नाम से लगता है कि इसको शेरशाह सूरी ने ही बनवाया था, और ये बनवाया भी शेरशाह सूरी ने बनवाया होगा, एग्जैक्टली नाम से भी समझ सकते हैं आप। तो शेरशाह सूरी द्वारा बनवाई गई पुस्तकालय से गिर के इसकी मौत हो गई थी 1556 में। 1 साल ही शासन कर पाया, जब फिर से इसको थ्रोन मिला उसके बाद सिर्फ 1 साल ही शासन कर पाया। ठीक है, इसकी बहन थी, एक तरीके से सौतेली बहन थी हुमायूं की, जिनका नाम था गुलबदन बेगम। सिस्टर ऑफ हुमायूं, गुलबदन बेगम रोट हिज बायोग्राफी कॉल्ड हुमायूं नामा। बाबर की जो बायोग्राफी थी उसका नाम था बाबरनामा, और हुमायूं की जो बायोग्राफी है उसका नाम है हुमायूं नामा। और हुमायूं नामा से बहुत सारे फैक्ट्स जो बाद में मालूम चले थे, बहुत सारे फैक्ट्स भी निकल के आए थे। जैसे कुछ लोगों ने बाबर के मृत्यु के बारे में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स थे, तो अगर बात की जाए इसके गुलबदन बेगम की जो हुमायूं नामा थी, इसमें ऐसा लिखा गया है कि शेरशाह सूरी जो है, शेरशाह सूरी के माता जी ने, सॉरी इब्राहिम लोधी की माता जी ने, क्योंकि उसने तो इब्राहिम लोधी को हराया था, इब्राहिम लोधी की माता जी ने जहर दिया था। ठीक है, इब्राहिम लोधी जी की माता जी ने जहर दिया था किसको, बाबर को। ऐसा लिखा गया है जो है आपके हुमायूं नामा में। बाबर नामा में ऐसा नहीं लिखा है, क्योंकि बाबर नामा खुद बाबर ने लिखी थी, और कोई अपनी डेथ के बारे में अपने ऑटोबायोग्राफी में नहीं लिख सकता है। और ये जो लिखी गई थी, ये लिखी गई थी गुलबदन बेगम के द्वारा, जो कि सौतेली बहन थी हुमायूं की। अब हम बात करते हैं शेरशाह सूरी की, क्योंकि यहाँ पर अगर आप बात कर रहे हैं हुमायूं के बारे में, तो शेरशाह सूरी का नाम आप हिस्ट्री से कभी भूल ही नहीं सकते। काफ़ी इम्पॉर्टेंट राजा था, जिसने बहुत कम समय के लिए शासन किया, मात्र 5 साल इसने शासन किया, और इन 5 सालों में इसके काम बहुत सारे थे। इसने बहुत सारे काम किए हैं, और इसके कामों की वजह से ही इसको याद किया जाता है। इसने इतने काम किए हैं जिनकी वजह से आप हिस्ट्री में इसको भूल नहीं सकते। और इसने एक ऐसी सल्तनत को हटाया था जो एक बहुत अच्छे तरीके से स्टेबल हो चुकी थी, एक इसने स्टेबल सल्तनत को फिर से हटा दिया था। और इसकी वजह से एक बार फिर से एक अकेला हिंदू शासक जिसने शासन किया दिल्ली सल्तनत के बाद, या पूरे मध्य भारत में दिल्ली पर शासन करने वाला अकेला शासक हेमू आएगा, इसकी वजह से ही आगे बात करेंगे उसके बारे में भी। स्टार्ट करते हैं शेरशाह सूरी के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। सबसे पहले शेरशाह सूरी के बारे में देखते हैं। ही वॉज द फाउंडर ऑफ सूर डायनेस्टी, ऑफ 2 बार हो गया यहाँ पर, सूर डायनेस्टी विच वॉज सेकेंड अफगान डायनेस्टी आफ्टर लोधी डायनेस्टी। मैंने आपको बताया था कि लोधी डायनेस्टी जो थी वो एक अफगान डायनेस्टी थी, जो मतलब एक तरीके से नेटिव थे अफगानिस्तान के। तो अफगान डायनेस्टी जो फर्स्ट थी वो आपकी थी लोधी डायनेस्टी, और सेकंड जो डायनेस्टी जिसने दिल्ली पर शासन किया वो थी सूर डायनेस्टी। ठीक है, शेरशाह सूरी की सूर वंश। और एक्चुअली द एक्चुअल नेम ऑफ शेरशाह सूरी वॉज फरीद। इसका जो एक्चुअल नेम था वो था फरीद। इसको धीरे धीरे उपाधियाँ मिलती गई थी। जब इसने शेर को मारा तो इसके एक कोई मंत्री थे, उन्होंने इसका नाम दिया था शेर खां। जब इसने एक शेर को मारा था तो इसको उसने नाम दिया था शेर खां। और जब इसने आफ्टर डिफीटिंग हुमायूं इन द बैटल ऑफ चौसा ही टुक इन 1535 ही टुक द टाइटल ऑफ शेर शाह। जब इसने हुमायूं को हरा दिया तब उसके बाद इसने टाइटल लिया था शेर शाह का। तो इसने जो इसका नाम था वो भी ऐसे नहीं था कि सिर्फ रख के कोई नाम चेंज करके जो है गद्दी पर बैठ गया, ऐसा नहीं था। इसने अपना नाम खुद अर्जित किया था, जैसे जैसे जीतता गया वैसे वैसे टाइटल लेता गया। खैर सभी शासक ऐसे ही करते चले आ रहे थे, लेकिन इसका शुरुआत से जो नाम था वो चेंज हुआ, धीरे धीरे चेंज हुआ। पहले शेर खान रखा गया, फिर शेर शाह हो गया, तो इस तरीके से इसका नाम पड़ा शेरशाह सूरी। अब हम बात करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट कामों के बारे में जो इसने किए थे। आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा शेरशाह सूरी के बारे में तो या तो उसका सन पूछा जाएगा, कब से कब तक उसने शासन किया, या फिर उसके कामों के बारे में पूछा जाएगा। उसने कुछ इंपॉर्टेंट काम किए बहुत ज़्यादा, जिनमें सबसे पहला क्वेश्चन और जब से क्लासिक क्वेश्चन बनता है आपका ग्रैंड ट्रैंक रोड का, कि जो ग्रैंड ट्रैंक रोड है जो आपकी बंगाल से स्टार्ट होती है और खैबर पख्तून जो पाकिस्तान का एक क्या कहते हैं प्रोविंस है, वहाँ तक जाती है, पेशावर तक जाती है। तो ये पूरा काम जो पेशावर वैसे अफगानिस्तान तक भी जाती है, आगे शायद पेशावर तक पहुँचती है कम से कम। इस रोड को बनाने का काम जो है वो किया था शेरशाह सूरी ने। इट वॉज एक्चुअली नेम्ड एज सड़क ए आजम। ठीक है, सड़क ए आजम। अगर इसके एक्चुअल नेम की बात करेंगे तो इसका नाम है सड़क ए आजम, इसका नाम था, जिसका नाम बाद में चेंज कर दिया गया। विच स्टार्ट्स फ्रॉम बंगाल बाया आगरा, दिल्ली, लाहौर टू पेशावर। अब आप अगर मैप देखेंगे इंडिया का मैप जो मैंने बनाया उसी में आपको फिर से लेके चलता हूँ एक बार। तो अगर आप इंडिया का मैप देखें, आगरा कहाँ पर, क्या कहते हैं बंगाल कहाँ पर है, कुछ यहाँ मान लीजिए कोलकाता से भी स्टार्ट हुई होगी, तो कोलकाता लगभग सी कोस्टल लाइन पर ही है, थोड़ा सा अंदर है। यहाँ से स्टार्ट होते हुए पूरा आगरा, दिल्ली, लाहौर, फिर पेशावर, यहाँ तक ये पूरा रोड बना हुआ था। उस टाइम पर इसने बनवाया
जब एक तरीके से कोई डेवलपमेंट पे इतना ध्यान ही नहीं दे रहा था, सब एक दूसरे से बस युद्ध लड़े पड़े हुए थे, युद्ध लड़ रहे थे, या इससे पहले के जो लोग थे जो साउथ के, वो लोग मंदिर बनवा रहे थे। तो मतलब ऐसी कोई डेवलपमेंट जो सड़कों पर हुई, वो ऐसी सड़कों पर हुई या खेती से रिलेटेड वैसी डेवलपमेंट्स कोई बहुत ज़्यादा नहीं की थी किसी ने। तुगलक वंश को थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं नहरों के बारे में, जिसने नहरों को सुधारा, और लोधी वंश का सिकंदर को आप याद रख सकते हैं खेती के बारे में थोड़ा सा, ठीक है। बाकी पूरी हिस्ट्री आप मेरे साथ देखते चले आ रहे हैं, कोई ऐसे राजा नहीं मिले हैं जिन्होंने बहुत कुछ डेवलपमेंट के लिए किया हो। शेरशाह सूरी को इसीलिए याद किया जाता है और इसीलिए उसके कामों को सराहा भी जाता है, ठीक है। तो इसने बनवाया था आपका ग्रैंड ट्रैंक रोड, जो कि आगरा, दिल्ली, लाहौर से होते हुए पेशावर तक है, बंगाल से स्टार्ट होकर। नेक्स्ट जो है लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड जो एक तरीके से वायसराय रहे होंगे आपके इंग्लिश उसके, जब अंग्रेजों की सत्ता हो गई यहाँ पर, तो उन्होंने इसका नाम जो है वो चेंज कर दिया, रीनेम्ड दिस रोड एज ग्रैंड ट्रैंक रोड। पहले जो इसका नाम था सड़क ए आजम, उसको चेंज करके इन्होंने ग्रैंड ट्रैंक रोड जो नाम रखा। तो आज जो नाम, जिस नाम से हम इसको जानते हैं ग्रैंड ट्रैंक रोड, वो दिया ऑकलैंड ने। सिर्फ आप इसका नाम याद रखिए, ऑकलैंड। अब कब चेंज किया और वो ये इसकी पदवी कौन सी थी, या वायसराय था, बंगाल ऑफ वायसराय था, मतलब गवर्नर ऑफ बंगाल था, गवर्नर ऑफ इंडिया था, ये आपको याद करने की जरूरत उतनी नहीं है, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन पूछा जाएगा तो डायरेक्टली ही पूछा जाएगा। नेक्स्ट जो इसने काम किया, ही रिबिल्ट कन्नौज। कन्नौज जो राजधानी थी वो किसके टाइम पर थी? कन्नौज राजधानी हर्षवर्धन के टाइम पर थी, हर्षवर्धन के टाइम। और हर्षवर्धन के टाइम के बाद कन्नौज का डेवलपमेंट किसी ने नहीं किया, कन्नौज पर बस लड़ाइयाँ होती रहीं कंटिन्यू, और उसमें जो है एक तरीके से कन्नौज जो है सिटी जो है एज अ सिटी वो बर्बाद हो चुका था पूरा। तो उसकी वजह से क्या था, उस सिटी को फिर से इसने रिबिल्ड किया, फिर से उसको सुधारा और उसको नया नाम दिया शेर सूर का, शेर सूर, ठीक है। शेर सूर का इसने नया नाम दिया उसको। इसके अलावा पाटलिपुत्र एंड ऑल्सो द सिटी, द होना चाहिए, ऑल्सो ही होना चाहिए, ही बिल्ड पाटलिपुत्र एंड रीनेम्ड एज पटना। पाटलिपुत्र जो कि एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जगह थी किसके टाइम पर, जब तक महाजनपद के टाइम था, जब तक महाजनपद का टाइम था उस टाइम तक जो है पाटलिपुत्र की एक अलग ही वैल्यू थी, जब तक गुप्ता साम्राज्य रहा तब तक। जैसे ही गुप्ता साम्राज्य एक बार खत्म होता है, पाटलिपुत्र जो था उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती चली जाती है और उसकी राजनीतिक वैल्यू खत्म हो जाती है। और वहाँ पर जो पहले के टाइम का जो एक तरीके से जो शहर था वो शहर पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। तो उसको भी एक बार फिर से बनाया किसने, शेरशाह सूरी ने। और पाटलिपुत्र का नाम चेंज करके क्या रख दिया उसने, पटना, जिसको आप अभी तक जानते हैं। पाटलिपुत्र वही सिटी है जिसपे मगध में एक टाइम बहुत बड़े बड़े साम्राज्य स्थापित हुए थे और जिनकी राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी। नेक्स्ट काम जो इसने किया, फर्स्ट टाइम इन हिज किंगडम रुपया वॉज यूज्ड एज अ करेंसी। जो रुपया आज हम चलाते हैं, इंडियन रुपया जिसकी हम बात करते हैं, जो नाम रुपया दिया, वो नाम सबसे पहले दिया गया था शेरशाह सूरी के टाइम पर ही। वो नाम जो आज हम हमारी करेंसी का नाम है, और हमारे साथ साथ बहुत सारे देशों की करेंसी है, इंडिया की करेंसी इंडियन रुपया है, पाकिस्तानी करेंसी पाकिस्तानी रुपया है। तो इस तरीके से और भी कंट्रीज हैं जहाँ पर ये रुपया चलता है। बस थोड़ा सा बोलने का जो तरीका है वो चेंज हो जाता है, कहीं पे रुपया, हमारे यहाँ रुपया बोला जाता है, कहीं रुपया बोला जाता है, कहीं रुपया बोला जाता है, थोड़ा थोड़ा चेंज है। लेकिन सभी जगह पर जो बेसिक करेंसी थी वो सबसे पहले स्टार्ट हुई किसके टाइम पर, वो सबसे पहले यूज हुई थी शेरशाह सूरी के टाइम पर ही। शेरशाह सूरी का शासनकाल जरूर याद रखिएगा, 1540 से लेकर 1545 तक, ठीक है। मात्र 5 साल तक शासन किया है, उसके कामों का डिस्कशन हम यहाँ पर कर रहे हैं। हिस्ट्री में आपने इससे पहले जितने राजा पढ़े हैं उनमें देखा होगा 50-50 सालों तक जिन्होंने शासन किया, उसमें भी शायद हम लोगों ने उनके 1 या 2 कामों से ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ड्यूरिंग द अटैक ऑन कलिंगा। कलिंजर एक जगह थी जिसको कलिंग बोला जाता है, वहां पर अटैक जब कर रहा था, आक्रमण जब कर रहा था, उस टाइम पर क्या हुआ, ही डाइड बाय द ब्लास्ट इन गन पाउडर। इसकी खुद के जो बारूद या तोप खाना कह लीजिए, जो खुद की बारूदें थी या तोप खाना था, वहां पर इसमें आग लग गई, वहां पर ब्लास्ट हो गया और उसमें जो है इसकी डेथ हो गई। तो ये किसी के द्वारा मारा नहीं गया था, खुद के ब्लास्ट में ही मारा गया था ये। और इसकी डेथ के बाद क्या हुआ, आफ्टर द डेथ ऑफ शेरशाह सूरी देयर वाज अ स्ट्रगल फॉर हायर ऑफ द थ्रोन। उसके जो थ्रोन था उसके उत्तराधिकारी के लिए, उसका उत्तराधिकारी बनने के लिए एक तरीके से मारामारी शुरू हो गई। और अफगानों में जितने भी राजा रहे हैं, जो मैं आपको शुरुआत से ही बताता चला रहा था कि अफगान और तुर्क, इनमें जितने भी राजा रहे हैं वहाँ पर जो उनके अमीर हुआ करते हैं, मतलब ऐसे लोग जिनके पास पावर होती है, कोर्ट में जो लोग बैठते हैं, जो लोग पावरफुल लोग होते हैं, वो राजनीति में काफ़ी इन्वॉल्व हो जाते हैं।
तो जैसे ही यहाँ पर इसकी डेथ होती है और ये इसके छोटे बेटे को जो है उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं, फिर काफ़ी कुछ होता रहता है। उस बीच में सबसे लास्ट जो रूलर बन के आता है वो आता है आपका आदिल शाह। और ये जो मोहम्मद आदिल शाह था, जिसका पूरा नाम मोहम्मद आदिल शाह था, मोहम्मद आदिल शाह, तो मोहम्मद आदिल शाह एक तरीके से पूरा निकम्मा राजा था जिसके पास कोई शक्ति नहीं थी और ये लास्ट राजा था। ठीक है, इसके बीच में जो सबसे पहले इसके छोटे बेटे को बना दिया जाता है जिसका नाम जलालुद्दीन खान करके कुछ नाम था, उतना याद मुझे भी नहीं है, शायद आपको भी याद करने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद जो है मोहम्मद आदिल शाह जो लास्ट रूलर था इस डायनेस्टी का, उसको बनाया था शासक। और ये एक तरीके से किसी भी काम का राजा नहीं था, अयोग्य राजा था, पूरी तरीके से अयोग्य राजा था। और इसने अपना पूरा जो काम था वो सौंप रखा था किसको? हेमू को। हेमू एक ब्राह्मण व्यक्ति था, सॉरी बनिया था, वैसे तो एक वयस्क था, मतलब जो काम धाम किया करता था, इससे पहले छोटे मोटे व्यापार किया करता था। ठीक है, छोटे मोटे व्यापार किया करता था, जिसको बाद में इसने धीरे धीरे जो फिरोज शाह, इससे पहले फिरोज शाह रहा, उसने अपने यहाँ पर काम किया, उसके यहाँ काम करते करते जो है फिर जो आदिल शाह था उसने इसको अपना पीएम बना दिया। ठीक है, आदिल शाह इसको पीएम बना देता है क्योंकि आदिल शाह को खुद काम करने का कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, उसका राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, बस राजा बन के बैठा होता है। तो इस वजह से जो पूरा का पूरा काम था वो हेमू संभाल रहा होता था, इसके पूरे के पूरे जो काम थे वो हेमू संभाल रहा होता था। और नॉर्मल सी बात है, जब किसी के हाथ में पावर रहती है आप बिल्कुल भी इंटरफियर नहीं करेंगे तो वो सत्ता पलट कर ही देगा। फाइनली ये सत्ता पलट कर देता है और दिल्ली सल्तनत पर, दिल्ली का जो सिंहासन था उस पर एक बार बहुत सालों बाद, बहुत सालों की टाइम गैप के बाद एक फिर से जो है स्वदेशी राजा कह लीजिए जिसको, वो बैठता है। ठीक है, लास्ट किंग ऑफ सूर डायनेस्टी वाज मोहम्मद आदिल शाह हु हैड हेमू एज प्राइम मिनिस्टर, जिसने हेमू को अपना प्राइम मिनिस्टर बनाया था। हेमू फॉट 24 बैटल्स फॉर हिज मास्टर एंड वन 22 ऑफ देम। इसने 24 लड़ाइयाँ लड़ी, आदिल शाह के लिए काम करते हुए इसने 24 लड़ाइयाँ लड़ी और 24 में से 22 जीता था। इतना काबिल व्यक्ति था, काफ़ी मतलब ऐसा व्यक्ति था जिसका खुद का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है हिस्ट्री पर, अगर देखा जाए। बात अलग है हम हिस्ट्री में इसको ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं क्योंकि बहुत कम टाइम के लिए रहा। 56 में ही ये शुरुआत के टाइम पर बना और 56 में ही इसकी डेथ हो गई लास्ट में। नवंबर टाइम पे इसका युद्ध होता है अकबर के साथ, जो पहला युद्ध होता है अकबर का बैरम खां के संरक्षण में, और वहाँ पर इसकी डेथ हो जाती है। लेकिन अगर फैक्चुअली बात करोगे तो इसमें काफ़ी पॉइंट हैं जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ही वॉज द लास्ट हिंदू किंग ऑफ दिल्ली एंड ही टुक कंट्रोल ओवर दिल्ली इन अक्टूबर 1556, 1556 अक्टूबर के टाइम पर इसने कंट्रोल किया, पूरी दिल्ली को कंट्रोल कर लिया था। और नवंबर टाइम पे इसका जो है युद्ध हो जाता है, फिर से वापस इसकी डेथ हो जाएगी। तो मतलब पूरा दिल्ली संभालने का टाइम इसके पास बहुत ज़्यादा रहा ही नहीं था, बहुत ज़्यादा टाइम तक जो है राजा बन के नहीं रहा था। ठीक है, ही टुक अ टाइटल ऑफ विक्रमादित्य एंड बिकेम 14th एंड लास्ट विक्रमादित्य। इससे पहले जब मैंने आपको पढ़ाया था, सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य को हमने पढ़ा था, चंद्रगुप्त मौर्य उनके सामने विक्रमादित्य लगा, तब मैंने आपको ये बात बताई थी कि 14 लोग हैं ऐसे जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। ठीक है, विक्रमादित्य। तो आप ये नहीं कह सकते कि कोई एक विक्रमादित्य राजा था, विक्रमादित्य बहुत सारे थे, जिसमें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो हैं, जो गुप्ता डायनेस्टी के थे, वो सबसे ज़्यादा फेमस हुए हैं। ठीक है, वो अलग बात है। ये जो था इसने 14वें नंबर पे ऐसा 14वां और लास्ट व्यक्ति था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो निकल के आते हैं इसके छोटे से राज्य के टाइम से, जो आप आसानी से याद कर सकते हैं और जिन पे क्वेश्चन भी बन सकते हैं, कभी भी क्वेश्चन इनसे बन सकता है। दस ही इज कॉल्ड एज महाराजा हेमचंद्र विक्रमादित्य, जो आपको मैंने टाइटल में नीचे लिख के दिया था, हेमू के नीचे महाराजा हेमचंद्र विक्रमादित्य। इसने जो है टाइटल लिया था विक्रमादित्य का, इस वजह से इसका पूरा नाम जो हेमचंद्र तो इसका नाम था, जिसको हेमू के नाम से जाना जाता है, हेमचंद्र इसका खुद का नाम था, और जब राजा बन गया तो महाराजा लग गया और फिर विक्रमादित्य की उपाधि इसने ले ली थी। तो इस वजह से इसको बुलाया था हेमचंद्र विक्रमादित्य। इंपॉर्टेंट बस इसलिए है कि पिछले 800-900 सालों से जो एक तरीके से विदेशी रूलर्स जो शासन कर रहे थे जिस दिल्ली पर, बीच में कुछ आए हर्षवर्धन के बाद, कुछ शासकों ने शासन जरूर किया, लगभग तब भी 600 सालों से जो जिन पर विदेशी ताकतें शासन कर रही थी, उन पर फिर से कोई एक स्वदेशी शासक जिसने शासन किया। तो ये एक थोड़ी सी अलग सी बात थी जिसको आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, और ये इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है। लास्ट पॉइंट आज की स्लाइड का और आज की क्लास का ये है कि ही डाइड इन सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, दूसरी बैटल हुई पानीपत में। ठीक है, अगेंस्ट अकबर। बैरम खां इसलिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है क्योंकि अकबर उस टाइम पे मात्र 13 साल के थे।
अकबर मात्र 13 साल के थे। 13 अकबर उस युद्ध को सिर्फ और सिर्फ नाम का युद्ध था अकबर का, कि अकबर उस युद्ध को लड़ रहे थे। पूरी तरीके से उस युद्ध को लड़ने वाला और लीड करने वाला था बैरम खां, जो इनका संरक्षक था, जो पूरी तरीके से इनका संरक्षक था और पूरी तरीके से लॉयल भी था। ठीक है, 5 नवंबर को ये युद्ध हुआ। अभी मैंने आपको बताया था कि अक्टूबर के टाइम पर दिल्ली पर इसने शासन स्टार्ट किया था, दिल्ली को इसने अपने कब्जे में लिया था और नवंबर में ही युद्ध हो जाता है और इसकी डेथ हो जाती है। तो इतने शॉर्ट टाइम तक के लिए ये दिल्ली पे शासन किया इसने, इसीलिए हिस्ट्री में इसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। तो ये थी आज की क्लास। और अब हम बात करते हैं क्विज के बारे में। सबसे पहले जो पिछली क्विज थी उसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। मैंने आपको क्वेश्चंस क्या दिए हुए थे। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था, तो पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि टोटल लोकसभा सीट्स कितनी होती हैं जिन पर इलेक्शन होता है। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था, ये नहीं पूछा था मैंने आपसे कि टोटल लोकसभा सीटें कितनी हैं। तो मैक्सिमम टोटल लोकसभा सीटें कितनी हो सकती हैं, वो हो सकती हैं आपकी 552। ठीक है, ये तो है आपकी मैक्सिमम काउंट। और फिलहाल करंटली बात की जाए तो आपके 545 सीटें हैं जो कि लोकसभा में पहुंचती हैं। और उन 545 सीटों में 2 का नॉमिनेशन किया जाता है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा इनका नॉमिनेशन किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा। तो इस हिसाब से जो बचती हैं, जो काउंट बचता है, जो मैंने क्वेश्चन पूछा था वो था कि कितने लोगों का इलेक्शन होता है। तो ये होता है इलेक्शन आपका 543 लोगों का। ठीक है, 543 लोग हैं जिनका इलेक्शन होता है। अब आप देख लीजिए कि बहुमत के लिए आपको कितनी सीटें चाहिए होती हैं, किसी एक पार्टी को बहुमत के लिए कितनी सीटों की जरूरत होती है। आप इसका हाफ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है, मैंने पूछा था आपसे कि थर्ड मैक्सिमम सीट जो है लोकसभा सीटें किस स्टेट के पास हैं। सबसे पहला यूपी मैंने आपको बता ही दिया था। तो यहाँ इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि थर्ड कौन है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको शुरुआत से लेकर थर्ड तक कम से कम पता होना चाहिए। सबसे पहला तो मैंने आपको बता ही दिया था कि यूपी के पास 80 हैं। उसके पास महाराष्ट्र है जिसके पास 48 हैं। उसके बाद आता है वेस्ट बंगाल जिसके पास है 42। काफ़ी लोगों ने जो आंसर दिए हैं क्विज के उसमें पूरा डिटेल में लिखा हुआ है। जिन लोगों को नहीं पता है, जो लोग नहीं जानते हैं, उन सबके लिए बता रहा हूँ। बिहार के पास है 40 और उसके बाद 5वें नंबर पे आता है तमिलनाडु। ठीक है, जिसके पास है 39। शुरुआत के 5 आपको एटलीस्ट पता होने चाहिए। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा? हाउ मेनी स्टेट्स हैव ओनली 1 MP सीट, मतलब कि वही लोकसभा सीट जो है सिर्फ एक होती है, वो किसके पास है। मैंने एक आपको एग्जांपल, कितने स्टेट हैं ऐसे जिनके पास एक ही सीट है। मैंने एक एग्जांपल आपको दे दिया था कि सिक्किम है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक सीट है। तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर सिंगल सीट वालों की, जिनके पास सिर्फ एक सीट है। तो नॉर्थ ईस्ट के कितने स्टेट्स हैं, पहले आप ये बताइए, नॉर्थ ईस्ट में कितने स्टेट हैं? नॉर्थ ईस्ट के जिनको 7 सिस्टर्स बोला जाता है, उन 7 सिस्टर्स में 7 बहनें नहीं 8 बहनें हो चुकी हैं। जब से सिक्किम मिल गया था तो बहनें 8 हो गई, लेकिन नाम उनका 7 सिस्टर्स ही अभी भी रखा हुआ है। तो उनमें से जितने भी प्रदेश हैं उनमें सब में बहुत कम लोकसभा सीटें हैं, इसलिए आप उनको आसानी से याद कर सकते हैं। सिक्किम, पहला तो सिक्किम है जिसके पास एक सीट है। उसके बाद आता है आपका नागालैंड और उसके बाद आता है आपका जो है मिजोरम। ठीक है, तो इस तरीके से 3 जो हैं, तीन स्टेट्स हैं इनके पास मात्र सिंगल सीट है। इसके बाद बचते हैं बाकी, तो उनमें से सबके पास 2 सीटें हैं, सिर्फ और सिर्फ असम को छोड़ के। असम के पास 14 सीटें हैं। इसके अलावा ये हो गए आपके 4। इनके अलावा बचे हुए जितने चारों के 4 हैं, उन चारों के पास 2-2 सीटें हैं। बचे हुए हैं कौन कौन से? ऊपर से देखेंगे तो आप अरुणाचल प्रदेश सबसे पहले, उसके बाद आप देखें तो मणिपुर, नागालैंड पहले निकल चुका है, मणिपुर, फिर आएगा आपका सबसे नीचे त्रिपुरा, और इधर आपका आसाम के पास में आपका पड़ जाएगा मेघालय। ठीक है, तो इस तरीके से 4 ये जिनके पास 2-2 सीटें हैं, 3 ये जिनके पास सिंगल सीट है, और 1 असम जिसके पास 14 सीटें हैं। इसके अलावा गोवा एक ऐसा स्टेट है जिसके पास 2 सीटें हैं। ठीक है, स्टेट्स में एक ऐसा गोवा है जिसके पास 2 सीटें हैं। यूनियन टेरिटरीज का जो मामला है वो थोड़ा सा अलग होता है। तो आज की क्विज में मैंने काफ़ी हद तक एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कितनी सीटें कहाँ पर हैं, और ये चीज़ें आपको पता होनी भी चाहिए, क्योंकि इलेक्शन आपका होने वाला है। अभी जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उनमें आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, डीप में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसकी आप पूरी तरीके से तैयार रहिए इस चीज़ के लिए। मैं आपको सिर्फ 3 की नहीं 5 की बात कर रहा हूँ। आपसे तमिलनाडु के बारे में पूछा जा सकता है। जब कभी कहीं का विधानसभा चुनाव हुआ होता है, जब कहीं की स्टेट कॉन्स्टिट्यूंसी का जो इलेक्शन होता है, तो उसके बाद आपके वहाँ के क्वेश्चन बनने के चांस बनते हैं। और चूंकि ये लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर लोकसभा से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो बनने के पूरे चांसेस हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट लोग हैं, जैसे जितने भी इंपॉर्टेंट लोग हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज क्या हैं वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि बीजेपी में अगर आप देख लें तो मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूंसी आपको पता होनी चाहिए, आपको उनके दाएं हाथ की जो है वो कॉन्स्टिट्यूंसी पता होनी चाहिए, मतलब कि अध्यक्ष जी की कॉन्स्टिट्यूंसी पता होनी चाहिए।
इसके बाद जितने भी जैसे बड़े बड़े जो बहुत इंपॉर्टेंट नेता हैं, गडकरी साहब की आपको पता होनी चाहिए। अगर आप कांग्रेस में बात करें तो राहुल गांधी की आपको पता होनी चाहिए। प्रियंका गांधी हैं, उनकी आपको कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो पता होनी चाहिए, कहाँ से लड़ने वाली हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट लोग हैं, सुषमा स्वराज हो गई, सुमित्रा महाजन हो गई, जितने भी इंपॉर्टेंट लोग हैं, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज जो है जहाँ से लोग एमपी के चुनाव लड़ते हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। ये क्वेश्चंस स्ट्रेटली पूछे जाते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, उस पर आप कहीं कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आप अखबार पढ़ते हैं, न्यूज़ देखते रहते हैं, थोड़ा बहुत आपको इसका अंदाजा पहले से ही लगता है। अब हम बात करते हैं आज के क्विज के बारे में। आज के क्विज के क्वेश्चन मैंने फिर से टाइप नहीं किए हैं, लिख के आपको बता रहा हूँ। 3 क्वेश्चन है आज आपके। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको ये बताना है कि फर्स्ट पीएम जो नॉन कांग्रेसी था, जो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग नहीं करता था, ऐसा पीएम बनने वाला पहला व्यक्ति कौन था, उसका नाम बताना है और पार्टी का नाम बताना है। नेम प्लस पार्टी, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी जो मिली, मतलब यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी इसको बोलते हैं कि आपके 18 साल की एज में आप वोट दे सकते हैं, ये किस अमेंडमेंट के थ्रू आई और कब आई, ठीक है। कौन सा अमेंडमेंट था, उसका नंबर कौन सा था और कब आई, ठीक है। कब मतलब आपसे वो सन पूछा जा रहा है कि किस सन में जो अमेंडमेंट हुआ। अगर आप बता सकते हैं तो ये भी बताइए कि किसके टाइम पर हुआ, उस टाइम पर पीएम कौन था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन नाम से एक टर्म जो है वो बोला जाता है पॉलिटिक्स के अंदर, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा कौन सा अमेंडमेंट था जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दिया जाता है। आपको अगर उसके बारे में जानकारी और भी बहुत ज़्यादा है तो सभी को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उससे आपका कॉन्फिडेंस ही बढ़ेगा। मैं कोशिश करता हूँ आपको जितनी रियलिस्टिक चीज़ें हैं जो आपसे आसपास चल रही हैं उनसे रिलेटेड रखूँ, आपको थोड़ा सा बांध के रखूँ। टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उन सब के कारण करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है वो मैं नहीं ला पा रहा हूँ। तो इस वजह से कोशिश करता हूँ कि इन्हीं सब के थ्रू या अपने बातों के थ्रू आपको करंट अफेयर्स से कहीं ना कहीं जोड़ के रखूँ। आपको अगर कोई भी सजेशन देना है, कोई भी कमेंट चीज़ आप इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कर सकते हैं, लाइक करें चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें आप, ताकि लोगों तक पहुँचे। शेयरिंग बिल्कुल बंद हो चुकी है और सब्सक्राइबर नए जो लोग हैं वो सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन भी हिट कर दें ताकि हर लेक्चर उनको टाइम पर मिलता रहे। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।